नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बीजेपी विधायकों के टिकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ विधायकों के टिकट अगले चुनाव यानी 2022 में काटे जा सकते हैं। अभी किसी भी विधायक का टिकट कंफर्म नहीं है और चुनाव से 6 महीने पहले इस पर फैसला लिया जाएगा, ये बड़ा ऐलान किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि पार्टी के किसी भी विधायक को टिकट मिलने का इकलौता पैमाना होगा परफॉर्मेंस, और इसके लिए पार्टी सर्वे भी कराएगी। जिस विधायक की परफॉर्मेंस ठीक लगेगी, उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, उसे ही बीजेपी का टिकट मिलेगा और चुनाव से 6 महीने पहले इस पर फैसला लिया जाएगा। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान विधायकों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के बयान से साफ है कि सभी विधायकों को टिकट तभी मिलेगा जब उनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। यानी कि एक ही मापदंड है, एक ही कसौटी है, परफॉर्म कीजिए और टिकट पाइए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि परफॉर्मेंस तो बहुत आवश्यक है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि अभी तक की जो दृष्टि हमारी पड़ी है, सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी इसका एक सर्वे कराएंगे 6 महीने पूर्व और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे, और मुझे उम्मीद है कि सभी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज बड़ा ऐलान किया है। हरीश रावत ने संन्यास की बात कह दी। हरीश रावत ने रामनगर में कहा कि 2024 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद वो खुद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरीश रावत ने कहा कि मेरे बीजेपी के मित्र इस बात को नोट कर लें। हाँ, भाजपा के मेरे दोस्त, विशेष तौर पर उत्तराखंड के दोस्त निरंतर कहते रहते हैं कि हरीश रावत को संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने कहा 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, संसदीय लोकतंत्र की ताकतें चुनाव जीतेंगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद हम जो संन्यास का प्रोग्राम है उसको अमलीजामा पहनाएंगे। हरीश रावत ने संन्यास की बात क्या कही तो फिर सियासी हलचल मच गई, लेकिन हरीश रावत की बात पर अपने चुप हैं और विपक्ष का कहना है कि ना राहुल पीएम बनेंगे ना हरदा संन्यास लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत राहुल गांधी को पीएम बनाकर 2024 में संन्यास का ऐलान कर दिया। अब सब हो या ना हो, लेकिन हरीश रावत ने एक बात साफ कर दी कि वो 2022 के चुनाव में नजर आएंगे। यही वजह है कि हरीश रावत के बयान पर बीजेपी को यकीन नहीं है और अपने कुछ कहना नहीं चाहते। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को इशारा कर दिया है, जब तक मैं कांग्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। ये हरीश रावत खुद ही एक राष्ट्रीय नेता है, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया में कमेंट पर इशारों में हरीश रावत ने मंत्री सुबोध उनियाल पर भी कमेंट किया, जो बार बार हरीश रावत को संन्यास की सलाह दे रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि काबिल मंत्री को मैं साथ ही नहीं बना पाया। पुराना क्योंकि साथ रहा है, हम लोग कई वर्षों तक एक दल में रहे, इसीलिए मैंने उनको सलाह दी थी डूबते हुए जहाज में के साथ डूबने से ज्यादा बेहतर होगा कि समय पर वो संन्यास ले करके अपना भजन कीर्तन करें, ताकि उनके पापों का प्रायश्चित भी हो और साथ ही साथ बाकी अवशेष जिंदगी जो है उनकी आराम से बीत सके, सुकून से बीत सके। पूर्व सीएम हरीश रावत की उम्र 70 पार हो चुकी है और कुर्सी का मोह हरीश रावत से छूटता नहीं दिख रहा। सच्चाई ये है कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले हरीश रावत को 2022 में सत्ता की लड़ाई लड़नी है, जो मौजूदा हालात के लिहाज से आसान नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कभी पूर्व सीएम हरीश रावत के हनुमान रहे कांग्रेस के नेता रंजीत रावत ने हरीश रावत पर हमला बोल दिया। रंजीत रावत अपने बेटे को विक्रम को सल्ट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का ये बयान कि सल्ट विधायक सुरेंद्र जीना की मौत के बाद ये सीट उन्हीं के किसी परिवार के सदस्य को दे देनी चाहिए, ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति गरमा दी है। रंजीत कहते हैं, सल्ट ही क्यों, सभी सीटों पर बीजेपी को वॉकओवर देकर हरीश रावत को घर बैठ जाना चाहिए। कि जुड़ जाओ, मैं भी लगाऊं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि उस सीट पे वॉकओवर दे दिया जाए, और अगर वॉकओवर ही देना है तो वहीं क्यों, फिर सब जगह दीजिए। एक उपचुनाव में वॉकओवर देख करके आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये राजनीतिक लोग समझते हैं।
अगर आप वॉकओवर ही देना चाहते हैं तो आप बैठिए ना घर आराम से और वॉकओवर दे दीजिए, और जो लड़ने वाले हैं उनको लड़ने दीजिए। वहीं ऋषिकेश के पास बद्रीनाथ हाईवे पर हुए पुल हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने पुल बना रही कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। लापरवाही बरतने समेत कई धाराएं लगाई गई। बीते रोज यह हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम ने सख्ती दिखाई थी और मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। सीएम ने कहा था कि लापरवाही पर एक्शन होगा। सीएम की सख्ती के बाद अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। ऋषिकेश पुल हादसे पर केस दर्ज कर दिया गया है। पुल बना रही कंपनी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है और पुल हादसे पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि इसमें कंपनी की लापरवाही शुरुआती दौर में देखने को मिली और सीएम ने सख्त रुख अख्तियार किया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए थे। तो ऋषिकेश पुल हादसे की जांच होगी, कौन इसके जिम्मेदार है, पुल बना रही कंपनी की किस तरह से लापरवाही रही है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। लापरवाही समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये बड़ा एक्शन सीएम के सख्त रुख दिखाने के बाद हुआ है। बीते रोज यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री रेखा आर्य के विभागों की सीएम ने समीक्षा की है। महिला बाल विकास, पशुपालन, मत्स्य विभाग की समीक्षा की है। पशुपालन विभाग का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-120-8862। पशुपालन विभाग का ये टोल फ्री नंबर है, जिसके बाद सीएम ने आदेश भी दिए। सीएम स्वरोजगार स्कीम में रोजगार की हर महीने समीक्षा हो। पशुपालकों की इनकम बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव बनाई जाए। सीएम ने कहा कि मछली पालन के लिए बढ़ाई जाए फंडिंग। देहरादून से खबर है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना का विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम पर शहर से रेप हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की हालत खराब कर दी गई है। तो ये विवादित बयान सूर्यकांत धस्माना ने दिया, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में काम के नाम पर रेप हो रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खोदा हुआ है इस कोरोना काल में, जिसमें कि लंग्स की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। आपने एक तरह से आप इस सिटी का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इस सिटी के साथ आप जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इस धस्माना ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास का कहना है कि धस्माना को अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक और ये अनोखा बयान है और अपने बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और वो लोग इस तरह का स्टेटमेंट देकर के हम सबको शर्मसार करने का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। रविवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज राज्यपाल को एम्स में एडमिट कराया गया। राजभवन में राज्यपाल के एक सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राज्यपाल ने अपनी कोविड जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्विटर के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी शेयर की थी। एम्स प्रशासन के मुताबिक राज्यपाल को प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया गया है। लंबे अरसे बाद पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुलों को अगले 5 दिन के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान भारत में अपनी सेवाएं दे चुके नेपाली नागरिक पेंशन लेने इंडिया पहुंचे। धारचूला से लेकर झूलाघाट तक के पुलों को पहले की ही तरह खोला गया, लेकिन इस दौरान भारतीय नागरिक नेपाल नहीं जा पाए। हालांकि भारत की ओर से किसी के भी आने जाने पर रोक नहीं थी, लेकिन नेपाल ने सिर्फ पेंशनर्स को ही भारत आने दिया। नेपाल के इस रुख से बॉर्डर के व्यापारियों के साथ ही नेपाली नागरिक भी नाराज नजर आए। दिक्कत है हम लोगों को बॉर्डर बंद होने की वजह से। ये अगर बॉर्डर सही हो, खुल जाए बरोबर पहले की तरह, तो हमको बहुत सुविधा होगी। डोली में स्टेशन में लाना पड़ा। सीनियर सिटीजनों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।
राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने इगास से पहले अपील की है। अनिल बलूनी ने सभी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वो अपने घरों में इगास बग्वाल और बूढ़ी दिवाली को मनाएं। बलूनी ने कहा कि पिछले साल उन्होंने पहाड़ जाकर इगास मनाने की अपील की थी, जो काफी कामयाब भी रही थी, और इस बार भी इगास को मनाने की अपील उन्होंने की है। इस बार 25 नवंबर को इगास बग्वाल मनाई जाएगी। तो रिवर्स पलायन के लिए अनिल बलूनी की ये पहल, प्रवासियों की वापसी के लिए उनकी तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया था। ये बेहद प्राचीन परंपरा है उत्तराखंड की, जिसे कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली और गढ़वाल में इगास बग्वाल कहा जाता है। और इसी के मद्देनजर ये अपील और ये मुहिम शुरू की गई थी अनिल बलूनी की ओर से कि लोग अपने घर, जो प्रवासी हैं, वो इस मौके पर उत्तराखंड जाएं, अपने पैतृक निवास पहुंचे और वहां अपने लोगों के बीच, अपने गाँव वासियों के बीच इगास बग्वाल को मनाएं। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि दिवाली के 11वें दिन, एकादशी के दिन, यानी कि इस वर्ष 25 नवंबर को इगास, या हमारे कुमाऊं में जिसको बुढ़ दिवाली कहते हैं, मनाई जाएगी। पिछले वर्ष मैंने ये कहा था कि मैं इगास का त्यौहार अपने गांव में जाके मनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ हो गया। मैंने फिर भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इगास का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। मित्रों, इस बार 25 नवंबर को इगास का त्यौहार है। मेरा प्रत्येक उत्तराखंडियों से आग्रह है कि वह अपनी उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए इगास का त्यौहार मनाएं, अपने घरों में दिए जलाएं और अपने स्वजनों के साथ इगास या बुढ़ दिवाली उत्साह के साथ मनाएं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अनिल जी, इगास बग्वाल की जो परंपरा थी वो सालों दशकों पुरानी है या शुरुआत से ही है, लेकिन इसे पुनर्जीवित करने का काम आपकी मुहिम ने किया। इस साल क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अभी आपने एक वीडियो भी चलाया मेरा फेसबुक से लिया हुआ, उसमें मैंने कहा था कि पिछले वर्ष भी मैंने ये प्रयास किया था कि मैं जाके इसको अपने गांव में जाके मनाऊं। इससे दो पर्पज हल होते थे। एक तो हम लोग गांव की ओर जाते, दूसरा अपने जो ऐसा लोक पर्व है जो लुप्त हो रहे हैं उनको हमको पुनर्जीवित करने का मौका मिलता। दुर्भाग्य से मेरी तबीयत खराब हुई, लेकिन बड़ा ये मेरे को उस वक्त की बीमारी के समय भी सोच के बड़ा सुकून मिला कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों ने इगास को उस वक्त मनाया और बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस बार फिर इगास आया है और ऐसा फिर दोबारा से एक बीमारी जो कोरोना की है वो फैली हुई है। लोग बहुत बड़ी संख्या में मूवमेंट ना करें, ऐसा भी हम चाहते हैं, क्योंकि गांव में लोग जाएंगे तो उससे बीमारी की संभावना रहेगी। लेकिन लोग अपने घरों में, जो उत्तराखंड में अपने घरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, वहाँ मनाएं। जो लोग महानगरों में, अन्य जगहों में, देश भर में रह रहे हैं, और हम आग्रह कर रहे हैं कि विदेशों में भी जो उत्तराखंडी लोग रह रहे हैं वह जरूर दिया जलाएं, पूजा करें और जिस तरीके से इगास को मना सकते हैं वो अपने स्वजनों के साथ उत्साह के साथ मनाएं। जी, हम लोगों का मानना है। अनिल जी, पिछली बार जिस तरह से आप अपने स्वास्थ्य के चलते नहीं जा पाए थे, लेकिन आपकी तरफ से संबित पात्रा वहां पहुंचे थे, हरक सिंह जी पहुंचे थे, इस बार क्या उत्तराखंड से ही कोई आपकी तरफ से वहां पहुंचने वाला है आपके गाँव? देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरा गांव का विषय नहीं है जी। हमको एक उत्तराखंड की जो विशिष्ट संस्कृति है, देश के अंदर अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में उनकी एक लोक संस्कृति है, उनके विशिष्ट तरह की संस्कृति होती है, वहाँ विशेष तरह के त्यौहार होते हैं। जैसे अभी आपने पिछले दिन देखा बिहार में छठ मनाया जाता है, जी जी। जैसे आपने देखा गुजरात में गरबा मनाया जाता है। तो इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमें लगता है कि इगास का त्यौहार जो हमारी विशिष्ट संस्कृति का हिस्सा है जी, पूरे प्रदेश में हर उत्तराखंडी, जो मैदान में रहने वाले उत्तराखंडी भी हैं, वह भी मनाए, सब लोग मनाए। और इस त्यौहार को मेरे गांव जाने का विषय नहीं है, मेरे गांव कोई लोग जाए ये भी विषय नहीं है, पूरा प्रदेश इसको मनाए और ये उत्तराखंड की जो हमारी विशिष्ट संस्कृति है उसका परिचायक होगा। बिल्कुल, तो उत्तराखंड वासी के घर घर तक ये त्योहार पहुंचे, ये परंपरा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए अनिल जी।
वहीं उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिर रही है। मां गंगा के मायके मुखबा, उपला, टकनोर, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ हर्षिल घाटी में भी खूब बर्फ गिर रही है। पूरी घाटी है वो बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत दिलकश तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है और स्नोफॉल का जो लुत्फ है वहां मौजूद लोग काफी उठा भी रहे हैं। हर्षिल, मुखबा, गंगोत्री में जबरदस्त बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कल के लिए भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी 5 जिलों में बर्फ पड़ सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि देहरादून और टिहरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में राज्य में ठंड में और इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के सैलानियों के लिए खोले जाते ही बाघों के कुनबे के दुर्लभ वीडियो सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है ढिकाला जोन का, जहां बाघिन पारो फिर अपने शावकों के साथ दिखाई दे रही है। पारो के शावक अब बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी मस्ती अब भी बदस्तूर जारी है। सर्दियों में भी वो अपनी मां के साथ रामगंगा नदी में डुबकी लगाने से नहीं चूक रहे। बाघिन पारो और उसके शावकों का वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक और नया लालढांग के लोगों की रातें आजकल डर डर के कट रही हैं। यहां बीते एक हफ्ते से गजराज जंगल से निकलकर ग्रामीण आबादी में अपनी दस्तक दे रहे हैं। जंगल के नजदीक होने से इन गांव में हाथी गन्ना खाने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं गजराज को इन तस्वीरों में साफ तौर पर। बीते एक हफ्ते से 3-4 हाथी नियमित गाँव में आ रहे हैं, जिस वजह से गांव वालों को रात में अपने खेतों में चौकीदारी करनी पड़ रही है। गांव वालों ने वन विभाग को सूचना देकर वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी की है। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से गायब हो गई है एक बाघिन। T1 का पता नहीं चल पाया है। पार्क प्रशासन का कहना है कि मोतीचूर से गायब हुई बाघिन को हाईवे के दूसरी तरफ देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की बड़कोट रेंज में देखे जाने की खबर है। इसके लिए पार्क प्रशासन की ओर से बाकायदा DFO देहरादून को चिट्ठी भेजकर T1 की खोज में सहयोग मांगा गया है। पार्क प्रशासन देहरादून डिवीजन के सहयोग से बड़कोट रेंज में कैमरा ट्रैप भी लगाने जा रहा है। पार्क प्रशासन ने चीला हाथी कैंप से भी 3 पालतू हाथी राजा, राधा और रंगीरी को भी मोतीचूर बुला लिया है। पिथौरागढ़ में गुलदार के हमले मारे गए 2 लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मयूख मेहर की अगुवाई में कांग्रेसी डीएम से मिले। कांग्रेस का कहना है कि वन विभाग ने भूपेंद्र सोन को बिना वजह मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार दे दी, जबकि देवराज को नेपाली नागरिक होने का बहाना बनाया जा रहा है। जबकि नियमों के मुताबिक दोनों प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने 30 नवंबर तक मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।